हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। आज हमारा डे 22। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक फ्री मैथ्स प्रैक्टिस बैच को कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 2000 क्वेश्चंस को वेरियस एग्जाम में आए हुए, जैसे कि IBPS, बैंक, SSC, रेलवेज, ALP, GD, SSC GD, ठीक है, UPSI, CGL, CHSL, CPO, MTS एक्सेट्रा, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से कलेक्ट करके मैं ये 2000 क्वेश्चंस का सीरीज़ को एक तैयार किया, जिसको मैंने नाम दिया मैथ्स का फ्री प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चंस को करते हैं एज अ वार्म अप, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस में एक एज मिल सके और आप जो है अच्छे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सके वो सीख सके, ठीक है। प्रैक्टिस बैच का मेन एम यही होता है कि आप अपनी तैयारी में थोड़ा घिसाई करें, मतलब जैसे ही मतलब कोयला को बोलते हैं ना, कोयला कहाँ मिलता है तो हीरे की मतलब हीरा कहाँ मिलता है तो कोयले की खान में, ठीक है। तो यही हमारा एम है कि आप जो है घिसते 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 बहुत ज़्यादा ही शार्प हो जाए, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में मैथ सेक्शन में खासकर फुल में फुल मार्क्स लें, ठीक है। तो ये हमारा एम है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि टाइम एट वर्क का एक फुल बेसिक से एडवांस लेवल का, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट से सब कुछ डिस्कस किया हुआ। अगर आप न्यू है, बिगिनर है, आप नूब है, तो आप उस सीरीज़ को देखिएगा। वो एक वीक में स्टार्ट हो जाएगा PMR बनाना हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज है डे 22 हमारा फ्री प्रैक्टिस बैच, ठीक है का। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों को भी बताएं यहाँ पे एक मैथ्स का फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा ट्रिगोनोमेट्री का है कि आपको फ्लैश हो गया होगा। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच मतलब आपको आता है कि नहीं पहले से, वो ये बेसिक बैच नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। तो आप क्वेश्चन को करेंगे पॉज, खुद ट्राई करेंगे। अगर फिर नहीं होता है तो मैं तो यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर खुद सॉल्व करो। नहीं हुआ, अगर हो भी जाता उसके बाद भी आप सॉल्यूशन देखो कि कहीं ये बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है, या कहीं आपका तो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि 1 माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos का पावर 4x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो वैल्यू पुटिंग कर ले या सॉल्व ही कर लेते हैं। वैल्यू पुटिंग मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं वैल्यू पुटिंग नहीं करके डायरेक्ट ही करता हूँ। अगर मैं 1 माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लूँ यहाँ से, तो आप बोले 1 प्लस ये कितना बचेगा, तो cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस माइनस तब तो यहाँ प्लस होगा, cos स्क्वायर एक्स। अब मैं बोला इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले साइन स्क्वायर एक्स। मैं बोला कि 8 से 2 निकाल लेता हूँ, और इसके अंदर 2 cos स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं ये लिख सकता हूँ क्या, तो मैं अगर इसको निकाल दूँ तो 2 को जो मैंने लिया था 4 में, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। टूटने पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूने 8, ये जो था cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब आप बोले कि 2 साइन ए कॉस से क्या होता है, तो आप बोले होता है साइन 2a, तो साइन 2x, तो 2 इंटू इसको क्या लिखेंगे, साइन 2x। अच्छा, स्क्वायर है मतलब साइन स्क्वायर 2x। अब हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2x क्या होता है, तो आप बोले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, यहाँ पे एंगल 2 गुना है, मतलब यहाँ पे 2 गुना है, तो इस एंगल में भी 2 गुना होगा, तो 2 दूने ये क्या हो जाएगा, तो cos 4x, ठीक है। मतलब ये किसका फॉर्मूला है, cos 4x का, ठीक है। तो आंसर किया हमारा ऑप्शन ए, जो कि cos 4x है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना शायद बेवकूफ़ी हो जाता, ठीक है। ये इजी ही सॉल्व हो रहा था। पहला लाइन में दिख गया था 1 माइनस कॉस, तो साइन हो जाएगा, फिर 2 साइन ए कॉस है। चलिए, द इनकम ऑफ एक्स वाई जेड आर इन द रेशियो इतना, द एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो इतना, एक्स सेव 3000 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 18000, ठीक है। तो हमें पूछा है सेविंग्स ऑफ वाई बताओ, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि वाई का हमें पूछा है, तो वाई का ही हम डायरेक्ट निकालेंगे। अच्छा, ए का इनकम का रेशियो क्या है, 3, ठीक है। ए 342 है। मैं बोला इनकम का रेशियो क्या है, 342। अच्छा, ये इनकम का है, किसका, ए बी। ये लिखना पड़ रहा है, ये लिखने वाला सवाल नहीं है, डायरेक्ट होने वाला सवाल है, ठीक है। और इनका जो एक्सपेंसेस है 552 है, एक्सपेंसेस है 552, मतलब खर्चा है इन लोगों का ये, ठीक है। हमें क्या दिया कि ए का इनकम जो है 18000 है, जिसमें से वो 3000 सेव करता है, ठीक है।
मतलब ए का इनकम 18,000 है, तो ए का इनकम यहाँ पे कितना है, आप बोले 3 यूनिट, और 3 किसको दिखा रहा है, 18,000 को। इसका मतलब कितना गुना हुआ है, तो आप बोलेंगे 6,000 गुना हुआ है। मतलब कि अब मुझे बी का सेविंग्स चाहिए, तो मैं बी का सैलरी से बी का एक्सपेंडिचर निकाल लूँगा तो आ जाएगा। तो आप बताओ कि बी का सैलरी कितना, तो ये 6,000 टाइम्स हुआ है, तो बी का सैलरी भी 6,000 टाइम्स, तो आप बोले इसको 6,000 टाइम्स करते हैं तो 24,000, मतलब बी का सैलरी है 24,000। अब इसका एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। तो हमें बोला है कि ये जो है अपना 18,000 इनकम से 3,000 सेव करता है, मतलब ये सेविंग है का और ये इनकम है। तो आप इसको इसमें से घटा लेते हैं, वो एक्सपेंडिचर है, उसका खर्चा है। तो 18 में 3 गया तो कितना, 15,000, मतलब उसका खर्चा कितना है, ये 15,000 को शो कर रहा है। ठीक है, एक का, तो ये कितने गुना हुआ है, तो आप बोलोगे 3,000 टाइम्स। अच्छा, बी का कितना है सेविंग्स, बी का एक्सपेंडिचर, आप बोले 5 ही यूनिट, मतलब 5 इतना ही होगा 15,000। तो आप बोले बी का इनकम से उसका खर्चा निकाल देते तो सेविंग बचेगा, आप बोले हाँ, कितना 9,000। ठीक है, सवाल का उत्तर है 9,000। हालांकि इतना लिखना नहीं था, एग्जाम में मेरा डायरेक्ट यही अप्रोच होता कि 3 दिया है 18,000, क्योंकि मैं रेशियो डायरेक्ट देख लिया था कि एग्ज़ाम में मेरा ये अप्रोच होता कि 3:4:2 में रेशियो है, और 3 जो है ए का है, और मुझे दिया है ए का इनकम कितना 18,000, तो मैं 4 निकाल लेता यहाँ से, तो 6 गुना हुआ तो 24,000 ये हो जाता। और बी का एक्सपेंडिचर है उससे हम घटा दे तो आ जाता। तो मैं देखता कि 18,000 में 3,000 ए का सेविंग है, तो मतलब ए कितना खर्च करता 15,000, मतलब ये 5 15,000 है, तो ये 5 भी 15,000 है, तो मैं डायरेक्ट 15,000 घटा देता। ठीक है, 9,000। तो एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट करना है, कम सोचना, मतलब सोचना तो जाता है लेकिन स्टेप्स कम करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक शॉपकीपर है, वो अपना मार्कअप करता है प्राइस को 60%। ओके, मतलब एक अपना दाम को 60% बढ़ा के मार्क कर देता है। ठीक है, अब हमें वो बोलता है कि डिस्काउंट को अगर वो 9.5 से 15.5% कर दे तो उसका जो प्रॉफिट है वो 144 रुपया घट जाता है। ठीक है, प्रॉफिट कितना घटता है, तो आप बोलोगे 144 रुपया घट जाता है। तो हमें बताएं कि अगर वो 35% डिस्काउंट दे, अगर वो 35% डिस्काउंट दे तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, मतलब कितना लाभ होगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। आप अगर बोलोगे कि किसी एमपी पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 60% मार्कअप करता है, तो आप बोलोगे 60% कितना, 3/5, मतलब अगर उसके लिए कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्कअप कितना किया 60% ज़्यादा, मतलब 5 पे 3 बढ़ा के, तो आप बोलेंगे मार्केट प्राइस जो है वो कितना, अंकित मूल्य 8। ठीक है, 5 पे 3 बढ़ा के अंकित कर दिया। अब हमें बोला है कि वो जो है अगर 9.5 से 15.5% डिस्काउंट दे तो उसका 144 रुपये का लाभ कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट हम निकाल देते हैं कि 15.5% और 9.5%, मतलब इसका डिफरेंस कितना 6%। और यही 6% एमपी का क्या दिखा रहा है 144 रुपये, है ना, क्योंकि आप डिस्काउंट पहले तो कम दे रहे थे, अब अगर ज़्यादा डिस्काउंट दोगे तो लाभ तो कम होगा ही ना। समझ रहे बात को ना, अगर आप पहले कम डिस्काउंट देते थे, छूट देते थे, अब ज़्यादा छूट दे रहे हो तो लाभ तो कम होगा ही। मतलब पहले था इतना परसेंट, अब है इतना, नहीं पहले इतना था अब है इतना, मतलब कि डिफरेंस कितना 6% है। यही 6% 144 रुपये को दिखा रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, तो 6% जो है, अच्छा 6% किसका, तो एमपी का ना, 6% किसका, एमपी का। तो मैं बोला 0 लगा लेता हूँ, कैलकुलेशन ईजी होगा। तो इसका 6% कितना, आप बोलेगा 48, 48 इसका 6% हम निकाल कर दिखाना होगा क्या, 8 से 48, 48 किसको दिखा रहा है 144 को। हमसे पूछा क्या है कि अगर वो 35% डिस्काउंट दे तो उसका लाभ क्या है। ठीक है, अगर वो 35% डिस्काउंट दे तो उसका लाभ क्या है। तो आप मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अब बोले 48 3 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, ये भी 3 टाइम्स 1500। अच्छा, अब हमें बोला है कि अच्छा और मार्केट प्राइस कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे मार्केट प्राइस तो था 800 यूनिट, तो 8 दिया 2400, मतलब ये 2400 था। ठीक है, मार्केट प्राइस हमारा 2400 आ चुका है। तो बताओ कि 2400 पे 35% का डिस्काउंट देना है तो कितना बचा, 65/100। ठीक है, तो आप बोलोगे कितना पे बिकेगा सामान, 24 पंचे 120, हाथ में बचा 12, 24 छक 144 और 12 156, 1500 का सामान 1560 पे बिक रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, आप बोले 60 रुपये का। ठीक है, सवाल का उत्तर है 60 रुपया। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी। अगर हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा होता तो मैं बोलता 60 का प्रॉफिट 15 पे 1500 पे, तो परसेंट में कितना
तो ये तो डायरेक्ट कट जाता 15 चौक मतलब 4%। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट पूछता तो 4, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कितना प्रॉफिट हुआ तो 60 रुपया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वापस बोला मैं आपको बताना पड़ रहा है इसलिए इतना स्टेप हो रहा है, नहीं तो इतना स्टेप का नीड ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं अपने यूट्यूब पे अलग से करवाऊँगा क्योंकि इससे पहले ही आप लोग को प्रैक्टिस बैच में करवा रहा हूँ कि यहाँ एक फिगर दिया हमें। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ये एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये हमें अल्फ़ा दिया है, ये भी अल्फ़ा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है। ठीक है, समझे आप बातों को? समझे। हमें लाइन दिया है, ये है क्यू, ये है टी, ये है आर, ये है पी, ये है एस। ठीक है, एस टी 18 है। चलिए एस टी 18 है। अच्छा क्यू आर निकालना है हमें। ठीक है, क्यू आर एस टी 18 है मतलब ये लेंथ, ये 18 है। चलिए नेक्स्ट पी आर 12, पी टी 16, ये 12 पी आर और पी टी 16। चलिए लगा लीजिए ए बी से लेके जोड़ों तक का दम, ऐसे कुछ बोलता है। सॉल्व कीजिए आप वीडियो पॉज करके, देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कि देखिए पहले या तो दो ट्रायंगल है और कुछ साइड दिया हुआ है ना, कुछ साइन रूल लग रहा है ना कोसाइन ना कुछ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि एंगल भी एग्जैक्टली हमको, अच्छा कोसाइन रूल तो लग सकता है लेकिन हमसे पूछा है क्यू आर। ठीक है, तो नहीं लगेगा, साइन भी नहीं। तो यहाँ सिमिलैरिटी का ही एक ऑप्शन बचा है, तो हम सिमिलैरिटी कैसे लगाए? मैं बोला ये एक ट्रायंगल है, क्योंकि इसी ट्रायंगल में ये साइड दिया हुआ है, ये साइड, और ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये साइड दिया हुआ है। मुझे हिंट कहाँ से मिला कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर में पकड़ना है? तो मैं बोला कि पी एस टी में दो साइड दिया हुआ है, पी क्यू आर में एक साइड दिया है, इसी का दूसरा साइड पूछा है। क्यू आर जो पूछा है हमसे इसी का दूसरा साइड है, इसका मतलब सिमिलैरिटी लग रहा है तो ये इसी दोनों ट्रायंगल में। तो एंगल कॉमन लेना होगा हमको। तो आप बोले इस ट्रायंगल में अल्फ़ा है, बोले हाँ अल्फ़ा है। इस ट्रायंगल में भी अल्फ़ा है, तो हाँ अल्फ़ा है, मतलब और एक एंगल कॉमन चाहिए तभी हम बताएंगे। अच्छा मैं बोला कि ये जो बीच वाला एंगल इसको मैं अपने मन से बीटा माना। ठीक है, अपने मन से बीटा माना, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। यहाँ पे यही लॉजिक था, इसमें आपको एक एंगल को सपोज करना होता है। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूँ, ये अल्फ़ा है, तो आप बताओ इस ट्रायंगल में पी एस टी में ये एंगल कितना है? तो अब लोग थीटा प्लस बीटा है ना। आप बोलो इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या है? ये पूरा, तो थीटा प्लस बीटा। अच्छा अब इस ट्रायंगल में आप देखो, तो ये तो अल्फ़ा अल्फ़ा कॉमन है ही। अच्छा इस ट्रायंगल में भी तो थीटा प्लस बीटा है ना, मतलब दो एंगल कॉमन हो चुका है, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम होगा। इसका तीसरा एंगल कौन सा है? ये समझे बात को? ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। मैं क्या देखा कि पी एस टी में दो साइड दिया हुआ है, पी क्यू आर में एक साइड दिया और दूसरा साइड पूछा, मतलब सिमिलरिटी कहीं ना कहीं इसी दोनों ट्रायंगल में रहेगा। अब हमें सिमिलरिटी लगाने के लिए एंगल देखना होता है, तो मैं बोला कि इस ट्रायंगल में अल्फ़ा है, इस ट्रायंगल में भी अल्फ़ा है, लेकिन और एक एंगल चाहिए ताकि जो है मेरा सिमिलरिटी का यूज़ हो सके और मैं तीसरा एंगल को भी सेम कर सकूँ। तो मैं बोला मैं इसको कुछ भी मानता हूँ, बीटा मान लिया। ठीक है, क्योंकि कुछ तो एंगल है, ये कुछ तो है। अगर मैं नहीं भी मानता तो आपका तो आईक्यू लेवल ज़्यादा होना चाहिए, मैथ्स में थोड़ा मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए कि आप देखते कि ये दोनों एंगल यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, तो मैं बीटा माना इसको, तो मैं बोला इस ट्रायंगल में आप देखो ये अल्फ़ा है, ये एंगल कितना है? थीटा प्लस बीटा। मैं बोला इस ट्रायंगल में देखो ये अल्फ़ा, ये एंगल कितना है? थीटा प्लस बीटा, क्योंकि थीटा इधर भी थीटा इधर भी, तो ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कॉमन। अब तो लगी क्या सिमिलरिटी? हमसे पूछा क्या क्यू आर, क्यू आर किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में थीटा प्लस बीटा के आगे क्यू आर। अच्छा इस ट्रायंगल में थीटा प्लस बीटा के आगे आप बोलोगे 18। अच्छा किस एंगल के सामने दिया हुआ वैल्यू? तो आप बोलोगे अल्फ़ा के सामने, तो इस ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने 12 और इसमें अल्फ़ा के सामने 16। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। 4 से 3 बार में, 4 से 4, 2 से 2, 2 से 9, तो क्यू आर कितना आएगा? आप बोलोगे 9 × 27/2 मतलब 13.5। अच्छा क्वेश्चन था ये, 13.5। इसका उत्तर ऑप्शन चौथा ऑप्शन बी। चलिए आप
पॉज करके वापस देख लीजिए, मैं अभी रब करता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ट्रिगोनोमेट्री का है कि 10x प्लस 60 10x प्लस 60 प्लस 10x इंटू 10x माइनस 60 प्लस 10x प्लस 60 इंटू 10x माइनस 60। ठीक है, एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ, इज इट ऑन और नॉट, इट्स वर्किंग। चलिए, तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है, हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि आप बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको यहाँ पे भी दो अप्रोच है, या तो आप एक्स में ऐसा एंगल ढाल दो कि इजीली सॉल्व हो जाए, टाइम भी सेव हो जाएगा, या तो बेसिक से जाओ। तो मैं क्या देखा हूँ कि अगर मैं, क्योंकि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो आंसर सेम आना है, ठीक है, ये वैल्यू उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मैं बोला कि 60 लेता हूँ एक्स को, मतलब इस एंगल को 60 लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देखा यहाँ पे अगर 60 में 60 घटेगा तो 0, और 10 0 कितना होता है, तो आप बोलोगे 10 0 जो होता है, अच्छा ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे, तो आप बोलोगे 10 0 कितना, 0, मतलब कि ये इंटू ये है, तो ये 0 पूरा ही काट गया। ऐसे आप इसमें देखो, 60 माइनस 7 0, ये पूरा भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ इतना बचा है। तो यहाँ पे क्या है, 10 60, मैं x को 60 माना, ठीक है, x को 60, तो आप बोलोगे 10 60 इंटू 10, अच्छा 60 प्लस 60 मतलब 120, 10 60 कितना, √3 इंटू 10 120 मतलब 10 90 प्लस 30, और 10 90 प्लस 30 मीन्स कॉट 30, लेकिन माइनस में, तो कॉट 30 कितना, √3, तो माइनस में √3, तो आप बोले √3 इंटू √3 और -3, तो इस बार का उत्तर क्या, -3, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, इसका ट्रेडिशनल वे भी है, तो उसमें ना जाए, ज़्यादा अच्छा है। आप कोई भी एंगल मान के देखिए, आंसर यही आएगा, क्योंकि थीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, ऑप्शन में भी थीटा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट का एक आपको टेंजेंट पे क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बनता है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस दोनों का दो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, और ऐसे भी कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहीं से फॉर्मूलाज भी आया है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। AC जो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है टू टू सर्कल्स विथ सेंटर P और Q, दो सर्कल है, दो वृत्त है, जिसका जो सेंटर है, जिसका जो केंद्र है वो P और Q है, ठीक है, उसका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो, मतलब दो सेंटर है जिसका, अच्छा रेडियस दिया हुआ है 9 और 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सर्कल का 9 एक 6 है, वो A और C पे मिलते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ़ AC कट्स PQ एट पॉइंट B एंड AB 12, देन द लेंथ ऑफ PQ, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। मुझे दिया है कि दो सर्कल है, एक 9 है एक 6 है, ठीक है, इसलिए मैं छोटा बड़ा किया हूँ। ये 6 है, ये 9 है। अच्छा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपको पता होगा, ये क्या होता है, डायरेक्ट मीन्स अगर मैं यहाँ से इसको टच करते हुए, इसको भी टच करते हुए कैसे लाइन स्पर्श रेखा खींच दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। लेकिन ट्रांसवर्स क्या होता है कि ट्रांसवर्स जो है ये इस तरह जाता है, ज़्यादा ही सामने हो गया है, ट्रांसवर्स कैसा होता है, ट्रांसवर्स इस तरह का होता है, ठीक है, जो क्रॉस करते हुए जाता है, और हमें दिया था कि, ठीक है, ये ट्रांसवर्स है, और हमें दिया है कि सेंटर P है इसका, इसका Q है,
एट द पॉइंट ए एंड सी रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे ए है, ये पॉइंट पे टच करता है इस सर्कल पे, और यहाँ पे सी पे टच करता है, ठीक है। और हमें दिया है कि ए सी कट्स पी क्यू एट पॉइंट बी एंड ए सी कट्स पी क्यू एट पॉइंट बी। जो ए सी है कट्स पी क्यू, अच्छा पी क्यू मतलब एक लाइन हो जाता है, तब पी क्यू को मिला लेते हैं, ये बी पे कटता है, ठीक है। किस पे? बी पे। ए बी 12 है, ए बी 12 है, मतलब इसका लेंथ दिया हुआ मुझे 12, ठीक है। ए बी 12 है, तो पूछा हमसे पी क्यू बताओ, मतलब यहाँ से यहाँ तक बताओ, मतलब ये डिस्टेंस बताओ, ठीक है, ये डिस्टेंस बताओ। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है यहाँ पे, तो ए सी, तो ए सी का जो डिस्टेंस है ना वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, पी क्यू का डिस्टेंस, डी स्क्वायर, या आप पी क्यू ही लिख लो इसको, ठीक है, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। और डायरेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाता है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको डी सी टी भी बोल सकते हैं। अच्छा ट्रांसवर्स, अच्छा ये ट्रांसवर्स का है, सॉरी, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, ये मैं आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का भी लिखवा देता हूँ कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर पूछता तो सेम चीज़ होता, जैसे मैं इसका लेंथ होता है ना, तो होता कि डी स्क्वायर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1, यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है, ये सिर्फ माइनस होता है। तो ये दो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अब मैं इसको फॉर्मूला से नहीं करूँगा क्योंकि फॉर्मूला पर ढाल कर तो आप कर ही लोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको और तरीक़ा से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बोला कि सेंटर से टेंजेंट पे कितना बनता है एंगल, आप बोले 90, सेंटर से टेंजेंट पे 90, ठीक है, ये 90 है। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि इसमें, अच्छा ये 9 है रेडियस, तो ये भी तो रेडियस ही है इस ट्रायंगल का, तो ये भी 9 है क्योंकि सेंटर से सर्कल पे। अच्छा अब बताओ ये 9 है, ये 12 है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब यहाँ ट्रिपलेट यूज़ हो जाएगा, मतलब पाइथागोरस। 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, और यहाँ से यहाँ तक 9 है। इसका मतलब क्या कि इस बी को मिटाता हूँ कि और 6 बचा है, मतलब ये डिस्टेंस 6 है, इतना सिर्फ, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस 6 है। चलिए अब हम ट्रिपलेट यहाँ भी लगाते हैं पाइथागोरस। अच्छा सिमिलैरिटी देखिए अब कैसे यूज हुआ है। आप बोले कि यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, ठीक है। अच्छा अब सेकंड सिमिलैरिटी क्या लगा है यहाँ पे कि इसमें जो रेशियो यूज हुआ है 3 4 5, वो यहाँ भी यूज होगा, क्योंकि आप बताओ कि ये लाइन जो है ये सीधा लाइन है, ठीक है, सीधा लाइन है। अच्छा ये और ये पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये और ये पैरेलल है। तो अब आप मुझे बताओ ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि 90 भी है, एक साइड भी पैरेलल है, इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल है। तो आप बताओ यहाँ पे 6 है, ठीक है, अच्छा ये भी 6 है, तो इसमें भी 3 4 5 ट्रिपलेट लगेगा। अब यहाँ पे 3, तो ये 4 होना चाहिए था, ये 5, तो 3 का वैल्यू 6, मतलब 4 का वैल्यू 8 और 5 का वैल्यू 10, मतलब ये 6 है अगर, तो और 4 बचा, ये 4, ठीक है, ये और 4 बचा। तो हमसे पूछा था पी से क्यू का लेंथ, तो पी से क्यू का क्या होगा, 9 6 15, 4 19, 6 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 25 सेंटीमीटर। इस सवाल का उत्तर जो कि ऑप्शन बी है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे मैं रब करता हूँ। अब ये दो फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस है BC, और BC जो हाइपोटेनस हुआ उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। इफ़ AP इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC, तो मैक्सिमम लेंथ बताए AP का, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ कि हमें बोला है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें BC हाइपोटेनस है, ठीक है, और BC का लेंथ कितना है, तो आप बोले 20। अच्छा हमें बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें बोला ए से BC पे एक परपेंडिकुलर ढाला गया है, ये क्या ढाला गया है, परपेंडिकुलर ढाला गया। तो आप मुझे बताओ कि तो ये AB किस पे है, AP, तो हमसे पूछा है कि AP का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है। तो
आपको याद रखना है कि ऐसा केस में जब भी हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो इस वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ढाला जाता है तो वो मैक्सिमम किस केस में होता है, जब आइसोसेलस ट्रायंगल हो, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल हो। कौन सा ट्रायंगल हो, तो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, मतलब ये भी 45 और ये भी तभी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तभी मैक्सिमम होगा। देखिए मैं आपको एक फिगर से ही कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, हालांकि ये लॉजिकल में नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर भी आप समझिए। मैं बोला एक ये आइसोसेलस ट्रायंगल बनाया, देखिए आइसोसेलस ही लग रहा है ना, तो इस पर परपेंडिकुलर हम सीधा सीधी कहीं यहाँ पे आएगा। अच्छा मैं सेम साइज़ का ही एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, देखिए लॉजिकल वे नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बोला ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप बताओ इससे परपेंडिकुलर कहाँ पे जाएगा, तो आप बोले इसका परपेंडिकुलर कहीं यहाँ पे होगा, यही होगा ना। तो अच्छा ये तरीका से नहीं समझेंगे आप, ये थोड़ा ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये AP मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब मैं बोला इसको रिस्पेक्ट में मान के मैं एक सर्कम सर्कल खींच सकता हूँ, बाह्य क्या बोलते हैं उसको। मैं बोला ये इसका सेंटर होगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, मतलब ये 20 है पूरा, तो ये 10, ये भी 10, तो ये भी 10। तो AP का जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, AP का मैक्सिमम लेंथ 10 होगा, जो कि ऑप्शन D है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का, इसका फैक्टर्स पे है, नंबर सिस्टम का फैक्टर्स पे, कि एक हमें एक्सप्रेशन दिया है और उसका परफेक्ट स्क्वायर कितना है। ठीक है, इसका कितना फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है जो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, इसका भी 2 तरीका है करने का। तो पहले नंबर लिख लेता हूँ मैं कि 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 4। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि फैक्टर करने से पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पे तोड़ते हैं। तो प्राइम फैक्टर तो नहीं है यहाँ 10, क्योंकि 10 तो अभी और टूट सकता है प्राइम नंबर पे। अब 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 का पावर 4, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 का पावर 5। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जस्ट प्राइम बेस पे तोड़ देना है। ये प्राइम बेस है, ये भी प्राइम बेस है, तो इसके प्राइम बेस पे तोड़ना है। तो आप बोले 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। अच्छा बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 4। ठीक है, अब मैं आपको इसका 2 तरीका बताऊंगा। एक तो है जो हम लोग जानते हैं कि जो भी पावर है उसको डिवाइड, अगर परफेक्ट स्क्वायर जानना है, ठीक है, स्क्वायर जानना है, तो पावर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ लेते हैं और आपस में सबको गुना करते हैं। ये है पहला। अगर जैसे परफेक्ट क्यूब पूछता है तो क्या करते हैं हम लोग, 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूब में 3 होता है तो 3 से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर में 2 होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। अगर परफेक्ट 4th रूट वाला बोलता तो 4 से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बोला पहला क्या होता है कि पावर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +1, ठीक है, इंटू 5 को 2 से डिवाइड करके +1 इंटू 4 को 2 से डिवाइड करके +1 इंटू, तो आप बोले 8 को 2 से की तो 4, 4 1 5। अच्छा जब 5 को 2 से डिवाइड करना, आप बोले 2.5 आ गया फ्रैक्शन। अच्छा 2.5 को 3 तो नहीं बना सकते, लेकिन 2.5 2 तो है। ठीक है, तो मैं बोला कि जब भी फ्रैक्शन आता तो नीचे जो उसके बिलो जो एक एग्जैक्ट इंटीजर है उसको लीजिए। तो 2.5 आया है 2.5, तो 2.5 के बिलो कौन सा इंटीजर है, तो 2 है। तो आप बोलो 2 + 1 3 इंटू 4 को 2 से किया 2 + 1 3, तो आप बोले 5 दिया 15 दिया 45। ठीक है, तो 45, लेकिन इसमें क्या 1 प्रेजेंट नहीं है। मैं इसमें 1 से गुना कर दूँ तो 1 तो प्रेजेंट है ही, मतलब 1 से बड़ा हमसे पूछा है। ठीक है, जो भी है हाँ पूछा है कि ऐसा गुणनखंड जो कि 1 से बड़ा हो। तो मैं बोला 1 से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे 1 जो है 1 है, मतलब 1 घटा लेता हूँ इससे। ठीक है, तो 44 उत्तर होगा। अच्छा इसका दूसरा तरीका जो बेसिक तरीका है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला पे याद कर लिए हम लोग, यही याद रखिएगा आप लोग। देखिए मैं समझाता हूँ आपको ये हुआ कैसे, कि 2 का पावर 8 है, क्या है 2 का पावर 8 है। मुझे बोला कि ऐसा कितना फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मैं बोला 2 का पावर 8 को कैसे लिखा 4, और 4 एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और 4 का पावर क्या लिख सकता हूँ अब मैं, 2 को 2 निकाले हैं 4, ठीक है, इंटू, अच्छा 3 का पावर 5 ही, अच्छा 3 का पावर 3 का एक 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, एक 3 को मैं बाहर निकाल लें क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। अच्छा अब बचा 3 का पावर 4, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 का
स्क्वायर बचा इंटू 5 का पावर 4 मतलब 25 अगर लिख लूँ और स्क्वायर कर दूँ तो देखिए 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप लोग क्या जानते हैं कि इस पावर में एक बढ़ा के इंटू करते तो 4 एक 5, 2 एक 3 और 2 एक 3, तो 5 दिया 15 दिया 45, और इसमें तो एक प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, तो इसमें से एक फैक्टर एक वाला घट जाएगा। तो इस सवाल का भी उत्तर यह 44। ठीक है, 2 तरीका मैं बताया आपको इसका। नंबर सिस्टम तो बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा मैं आप लोगों का। चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 430 और ख़तरनाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो अभी तक से एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैं बोला था कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी उठाऊंगा मैं, जो कि ये है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है जियोमेट्री का। आप देखिए या वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, मैं आपको पढ़ता हूँ क्वेश्चन। हमें क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 यूनिट। ठीक है, गिवन फिगर में रेडियस ऑफ द सर्कल है वो 8 यूनिट है। ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल सच दैट ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ए डी 12 सी डी 4, तो बी डी बताओ। ठीक है, तो देखो इसमें आपको दो थ्योरम पता होना चाहिए। पहला बात तो ये क्या दिया हमें कि दो कॉर्ड है जो कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट नहीं सॉरी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमें दिया है नाम सी डी ए सी, ये पॉइंट डी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, हमें ए डी 12 दिया है। ठीक है, हम अलग पेन से करते हैं। ये 12 है, सी डी 4 है। अच्छा सी डी 4 है, हमसे पूछा है बी डी बताओ, बी डी बताओ। ठीक है, मतलब ये लेंथ बताना हमें। ठीक है, बी डी बताओ, बी डी बताओ। ठीक है, देखिए अब फिगर ये है, तो हमें क्या एक कॉन्सेप्ट पता है कि एक सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे रेडियस क्या होता है उस केस में हमारा, नहीं उस केस में डायमीटर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कि उस केस में जो डायमीटर होता है ना वो होता है अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट मतलब ये जो मतलब जो इंटरसेक्ट किया है तो इच सेगमेंट में बटा है सबका स्क्वायर का सम का अंडर रूट। तो मैं बोला कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ये डी, इसको मैं के ले लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, डी के का स्क्वायर, ये होता है डायमीटर। ठीक है, ये डी फॉर डायमीटर है। तो ये आप रिलेशन याद देखिए ये कब होता है। ठीक है, ये जो है मैं जो ये दिखाया आपको ये कब होता है, जब किसी भी वृत्त सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में डायमीटर क्या होता है। तो ये जो कॉर्ड इंटरसेक्ट किया तो सेगमेंट में बट गया कुछ, तो सबका स्क्वायर का सम कर लो आप। ठीक है, आप पूरा का अंडर रूट वही होता है, क्या होता है उसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो ठीक है हम इसमें वैल्यू बैठाते हैं। अब कि मुझे रेडियस दिया है 8, अच्छा रेडियस 8 दिया मतलब डायमीटर कितना होगा 16। ठीक है, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। डायमीटर कितना होगा 16 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए डी कितना 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी डी का स्क्वायर। अच्छा बी डी नहीं पता मुझे और डी के भी नहीं पता, तो यहाँ पे आपको एक और थ्योरम पता होना चाहिए कि कोई भी सर्कल में दो कॉर्ड जब इंटरसेक्ट करता है तो अगर मैं बोलूँ कि ये ए बी है और सी डी है, ये एम पे किया, तो इसमें भी एक थ्योरम होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ए एम इंटू एम बी, सब मैं सर्कल में पढ़ाऊँगा आपको, इज इक्वल टू सी एम इंटू एम डी। ठीक है, यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई करता है कि दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करता है अगर, तो ए एम इंटू एम बी इज इक्वल टू सी एम इंटू एम डी। इसका मतलब क्या, इसका इससे जो रेशियो है इसका इससे वही रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही कर लेते हैं कि मुझे पता है कि इस कॉन्सेप्ट से, इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से मतलब है कि मैं बोलूँ ये इंटू ये, मतलब कि बी डी इंटू 12 इज इक्वल टू सी डी इंटू डी के, है ना। सी डी, अच्छा सी डी 4 दिया हुआ था, तो अब मैं बोलूँ बी डी से डी के का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे 1/3, तो ये मैं के मान लेता हूँ, के नहीं
एक्स मान लेता हूँ तो 3x/3x रेशियो में है। किस रेशियो में? बी डी और डी के। तो x और 3x, तो बी डी कितना है? x, तो x का स्क्वायर प्लस सी डी कितना है? तो आप बोलोगे सी डी तो दिया हुआ था यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस डी के कितना है? 3, 3 के का स्क्वायर 9x स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ये अंडर रूट चला जाएगा। आप बोलोगे 256 इज इक्वल टू, अच्छा ये तो चला गया, अब स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ। 144 और 16 कितना? आप लोग 160 प्लस 9 1 10 का एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व करते कि 256 में 160 गया तो कितना? तो आप बोलोगे 256 में 160 गया तो 6 फिर 9 96। ठीक है, 96 बराबर आया है 10x स्क्वायर। तो अब मैं पूछूं यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे 9.6। एक्स स्क्वायर आया 9.6। हमसे पूछा क्या था कि बी डी बताओ, बी डी, तो बी डी कितना है? तो आप बोलोगे बी डी है एक्स, तो मुझे एक्स बताना है। तो 9.6 का भी अंडर रूट, भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन ये। तो अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बी डी ही एक्स है तो ये कट जाएगा, इधर भी अंडर रूट। तो मैं बोला ये हटाया तो 10, 2 से काट लेता हूँ। अच्छा, इधर से 16 अगर निकल जाता है तो आप बोले 4, 16 छक 96 होता है, तो √6/√10। वापस ये भी कट जाएगा अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 3 टाइम्स, ये भी अंडर रूट 5 टाइम्स, मतलब 4√3/√5। ये उत्तर आ रहा है। बड़ा ही लोचा वाला क्वेश्चन था यार। 4√3/4/√5 उसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए है। मैं क्या बोला कि देखिए आपको 2 चीज़ याद होना चाहिए यहाँ पे कि पहला, किसी भी सर्कल में अगर उसका कॉर्ड, 2 कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे शायद, अच्छा नहीं पता। 2 कॉर्ड जब भी इंटरसेक्ट करते हैं 90 पे, जब भी 90 पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है, कि ईच सेगमेंट में जो बटा है ये, उसका स्क्वायर करके जोड़ लीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, और दूसरा बताया था मैं कि एक सर्कल के अंदर अगर 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है, ये थ्योरम यहाँ पे भी पॉसिबल है, इसमें भी, यहाँ पे भी 12 इंटू ये इंटू ये होता है। ठीक है, तो मैं बोला आपको ये पता होना चाहिए कि 2 कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, जरूरी नहीं है 90 पे करे, कुछ भी हो, आप बोले ए एम इंटू एम बी, सी एम इंटू एम डी होता है, इसके बराबर होता है। तो वहाँ से मैं क्या किया कि ये निकाल लिया, तो यहाँ से बी डी और डी के का रेशियो आया x3x, और मैं इस फॉर्मूला पे इसको ढाल चुका था, जहाँ से उसके बाद सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर है 4√3/√5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 431। चलिए, ये क्वेश्चन जो है मैं यूट्यूब पे अपने करवाया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देखें। ठीक है, उसमें मैं वायरल ट्रेंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है उसका एक अलग प्ले लिस्ट बनाया, वहाँ पे ये क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है, देखिए अब वहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक कर दिया, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया है, बस और कुछ नहीं। हमें बोला एक सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, ये 2 लाइन गया है, ये 38 है, ये 38 डिग्री है, और ये 22 डिग्री है। ठीक है, और हमें इस सर्कल का जो है पेरीमीटर दे दिया, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर दिया। तो आप बताओ कि हमें पूछा क्या है, अभी देख लेते हैं, एस आर पी क्यू, ये एस आर है और पी क्यू है, मतलब मुझे ये एस आर का लेंथ पूछा है, ये एस आर। ठीक है, इसका लेंथ बताओ आप क्या होगा एस आर का लेंथ। तो मैं देखा कि सबसे पहले कि सेमी सर्कल में 90 डिग्री बनता है, मैं अगर इसको मिला लूँ इस लाइन को, तो आप बोले 90 होगा। अच्छा, ये 90 है, ये 38 है, तो बचा कितना? तो बोले 52, मतलब ये पूरा 52 होगा। 52 में 22 गया तो 30, मतलब ये 30 है। ठीक है, समझे मैं क्या बोला? सेमी सर्कल में 90 बनता है, ये 90 है, ये 38 है, तो ये कितना बचा? 52 पूरा, 52 में 22 ये तो 30। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ इस आर्क से, अब ये चीज़ भी आपको पता चाहिए कि कोई भी सर्कल में जो सेंटर पे जो बनता है, जैसे मैं बोला 2 थीटा, ये जो है सर्कल पे कितना बनता है, बोले इसका आधा थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट अभी यहाँ जो होगा, मैं बोला इस आर्क से सर्कल पे कितना बना है, तो 30। तो मैं पूछा आपसे सेंटर पे कितना बनेगा, इसका सेंटर ये, तो आप बोले 60। ठीक है, कितना बना? 60 बना।
अच्छा आप मुझे बताओ कि सेंटर से सर्कल पे रेडियस होता है, सेंटर से सर्कल पे रेडियस होता है, मतलब ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये दोनों का लेंथ इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होना चाहिए, है ना। अच्छा आप बताओ ये 60 है तो बचा कितना 120, तो 120 में भी को भी बांटेंगे तो ये भी 60 और ये भी 60, अरे ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये और ये लेंथ भी इक्वल होगा, ठीक है। और ये लेंथ है क्या, तो आप लोग रेडियस, रेडियस ही है ये, तो मुझे रेडियस निकालना है और रेडियस ही इसका लेंथ है, त्रिज्या ही इसका लेंथ है सर का, ठीक है। तो हमें दिया था इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो है 162, तो आपको पता है कि क्या होता है सेमी सर्कल का रेडियस, तो आप बोलोगे कि पाई आर प्लस 2 आर, ये होता है, ये 162 दिया है, आपने बोले ऐसे आर कॉमन लिए, पाई कितना होता है 22/7, तो 22/7 प्लस 2 बराबर 162, तो आप बोले आर कितना आएगा, तो 162 गुने 7/7 गुना 14 22 36, ठीक है। अब 6 से 6 बार में, 6 से 6 2 बार 6 7 3 से 2 बार में 3 से 9, तो 9 सते 63/2 और 63/2 कितना, तो आप बोलोगे 31.5 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का था उत्तर 31.5 सेंटीमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी ये बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे हो या कहीं भी हो, तो समझ जाइए कि इम्पोर्टेंट है, और मॉक टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, बड़ा बड़ा कंपनी जो है मॉक टेस्ट लेती है, वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी पूछा ही जा सकता है। आई थिंक ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि इसको मैं नेट पे भी ढूंढा था, इस क्वेश्चन को नहीं मिला, मतलब किस एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि 432, हमें कुछ इस तरह से दिया है कि एक, चलिए कैमरा स्टॉप हो गया था, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन और बता चुका था, सारा गड़बड़ हो गया, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमें पूछा था कि ये आपका ये क्वेश्चन पे वीडियो ख़त्म हो गया था, तो 1 + 2 + 3 प्लस प्लस x-1 प्लस x-1 प्लस 3 + 2 + 1 बराबर 169 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोला था कि आपको एक ऑब्जर्वेशन याद रखना है, अगर आप प्रैक्टिस बैच पूरा फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ इन दिस प्रैक्टिस बैच पर्टिकुलरली, ठीक है। तो आप बताओ कि इसमें मैं देखा कि एक ऑब्जर्वेशन याद रखना है कि एक ही है, मैं बोला 1 + 2, ठीक है, प्लस अब उल्टा आ जाता हूँ +1, ठीक है। अब बोले 2 1 3 1 4, अच्छा मैं बोला 1 + 2 + 3, फिर बैक आता हूँ, फिर उल्टा, अब बोले उल्टा 2 + 1 जोड़ो तो 9, अब बोले 1 + 2 + 3 + 4, अभी वापस आओ, 4 के पहले क्या 3 2 1, तो 3 2 1, तो कितना 16। तो अब मैं क्या देखूंगा कि 1 का स्क्वायर ही ये है, 2 का स्क्वायर ही ये है, मतलब जो मिडिल में है ना उसका स्क्वायर ही उत्तर आता है, ठीक है, जो मिडिल में है, मतलब यहाँ मिडिल में कौन है 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ मिडिल में कौन है 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, तो आप बोले इस मिडिल वाला का स्क्वायर, ठीक है, ये मिडिल में है, ये मिडिल में कैसे आपको नहीं समझ आ रहा ना, मैं बोला अगर ये 16 है तो x अगर 16 है तो 16 - x 15, 16 - x 15, इसका मतलब क्या यही मिडिल में है, ठीक है। ये देखिए जैसे 4 है, 4 - x 3, 4 - x 3, बस वो वेरिएबल के टर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा x²। अच्छा अब यहाँ पे तो कहीं अंडर रूट नहीं था पूरे में, मतलब लेकिन क्वेश्चन में है, तो इसका उत्तर तो मेरा इस अंदर में जो है इसका उत्तर आया है x², तो इस पर तो ब्रैकेट अंडर रूट भी दिया हुआ है, तो इस इक्वल टू कितना दिया है 169, तो आप बोले स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा, x कितना आएगा 169, ठीक है। तो इस बार का उत्तर है 169, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला कि 2 कार है ए और बी, जिसका स्पीड है एक का है 60, एक का है 108 किलोमीटर पर आवर, वो लोग एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं, ठीक है, और इसी प्रोसेस में जो है बी को 2 घंटा कम लगता है ए से, तो बताओ जो दोनों शहर का बीच का, दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, ठीक है। तो मुझे जो दिया है कि स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड मतलब चाल,
चाल का अनुपात दिया हुआ है किसका, तो आप बोले ए का और बी का। ए का कितना, तो आप बोले 60, बी का कितना, तो 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं बोला सिटी, एक सिटी से दूसरा सिटी गया, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे डी कांस्टेंट है, मतलब चाल जो है कांस्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए जब डी कांस्टेंट होता है ना, तो स्पीड का रेशियो जो है टाइम के इन्वर्स होता है। ठीक है, बहुतों को पता होगा ये बात। तो मैं बोला इस किस रेशियो में, ये तो 12 × 5 = 7, 12 × 9 = 108। तो इसका मतलब जो टाइम का रेशियो है ना, टाइम समय, वो 9:5 में होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ आया ये बात, समझ आया होगा। मैं क्या बोला, डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि एक शहर से दूसरा शहर ही जा रहा है, मतलब एक ही दूरी दोनों तय कर रहा है। ये रेस हो गया, जैसे कि मैं बोला कि तुम मेरे साथ रेस लड़ो, तो रेस में ये थोड़ी होगा तुम ज़्यादा करो मैं कम, ऐसा नहीं है। कंपटीशन होता तो जो है लेवल इक्वल रखना चाहिए। ठीक है, तो लेवल इक्वल जो एसएससी नहीं रखा इस बार। जो आपका 19 का मेंस हुआ, 15, 16 और 18 का हुआ, तो 15, 16 वाला, 15 और 16 वाला तो पेपर थोड़ा मॉडरेट रखा और 18 वाला का एकदम ईजी कर दिया। तो वहाँ जो 18 वाला 200 में 200 लाया था, उसका मार्क्स 40 से 50 मार्क्स घट गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो 15-16 वाला जो 100, 150, मतलब 150 के आसपास ही लाया था, उसका भी 50-50 नंबर बढ़ के 200 हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये तो पार्शलिटी है ना, कि आप मुझे समय कहाँ ज़्यादा दिए, है ना। आप मुझे मतलब कि अगर आप मुझे समय उतना ही दिए जितना उनको दिए थे और आप पेपर इजी सेट किए, तो ये आपका गलती है। मैं, आप ये देखिए कि जैसे कोई बच्चा था, वो तो 45 में, जैसे 2 घंटा का पेपर है तो 1 घंटा, 1.5 घंटा में पेपर करके बैठ गया, आधा घंटा तो उसका वेस्ट गया। लेकिन वो उस आधा घंटा में क्या सोचा कि पेपर बहुत ईजी था, बहुत ही मैंने लेवल ही नहीं था, मैं आधा घंटा पहले बैठ गया। तो क्या वो आधा घंटा का भरपाई आप करेंगे? नहीं, उसका भरपाई आप नहीं करेंगे, क्योंकि पहला जो 15-16 था उसमें तो पेपर मॉडरेट था, उसमें 2 घंटा ही लगा बच्चों को। लेकिन यहाँ आपने टेस्ट कहाँ किया मेरा एप्टीट्यूड, यहाँ आपने कहाँ टेस्ट किया मैं कितना इनेप्ट हूँ इस चीज़ों में। आपने मेरा कहाँ पे टेस्ट किया, मेरा IQ लेवल का। आपने इजी सेट किया तो आपका गलती है, ना कि मेरा। आप हार्ड करते, सबका इक्वल करते, है ना। तो SSC से उम्मीद ही नहीं है कोई। ऐसे मेरा भी यही केस है कि पैंडमिक की वजह से, कोविड की वजह से रिज़ल्ट जो है मेरा 21 दिन डिले आया है। ठीक है, हालांकि देखिए अब मैं एक केस बताता हूँ आपको। जैसे मेरा एग्ज़ाम हुआ कॉलेज का, तो वो समझिए मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि 2020 के अगस्त में मेरा रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था। ठीक है, हर साल होता है, समझो आप 2020 का अगस्त में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन आप जानते हो 2020 को 24 मार्च से लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस, कोविड की वजह से, और आपका जो सब कुछ था सब स्थगित हुआ, डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो हम लोग का रिजल्ट भी पोस्टपोन हुआ, जो अगस्त में नहीं आके अगले साल 2021 जो अभी चल रहा है, इसका जनवरी को 21 तारीख को आया। तो क्या ये मेरा गलती है कि अब मैं CGL में जो DV होगा 2020 का, उसमें बोला है आप 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी 2021 तक का ही रिजल्ट आपको चाहिए। ठीक है, तो मेरा तो 23 जनवरी है, मतलब 21 जनवरी, तो 21 दिन बाद है मेरा, मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो लेकिन ये मेरा गलती है क्या? तो पैंडमिक गलती है, मतलब आपको एग्ज़ाम में भी कुछ वेव करना चाहिए था, कुछ छूट देना चाहिए था। ठीक है, तो इसको लेके भी थोड़ा परेशान हो। देखते हैं इस बार क्या होता है CGL अटैम्प्ट में, DV क्लियर हो जाए। चलिए, यहाँ मैं बोल रहा था आपको कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने से स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है। तो मैं बोला B को कितना कम लग रहा है, तो आप बोले 4 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बोला 2 घंटा, मतलब 4 जो है 2 घंटा को दिखा रहा है। तो आप बोलोगे कि इसको समय कितना लगता था, 9 यूनिट, तो 9 का वैल्यू कितना, तो आप बोले 2/4 इंटू 9, 2 से ये 2 बार में, 9/2 कितना, 4.5, मतलब कि एक को कवर करने में 4.5 घंटा लगता। तो आप बताओ दूरी कितना कवर करता होगा ये, तो दूरी क्या होता है, स्पीड 4 इंटू समय 4.5, तो 45 छक 270 किलोमीटर। ठीक है, तो इस सवाल होता है 270 किलोमीटर। आप इधर भी ढाल के देखिए, वही आएगा कि 4 का वैल्यू 2, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, 2.5, और 2.5 को जब 108 से करेंगे तो भी 270 ही आएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर क्या है, 270। देखिए ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो एक नंबर भी हम मिस नहीं कर सकते। स्टेट एग्जाम्स में तो पूछा ही जाएगा, और ये सब क्वेश्चन जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करते हम लोग कि कहीं नहीं पूछा जाए, ये कहीं भी पूछ सकता है। अभी DSSB का रिक्रूटमेंट है, DFCIL का है, वहाँ भी पूछा जा सकता है, UPSI, GD SSC सब में ही पूछा जाएगा। जब CGL मेंस में पूछा गया है, तो ये सब एग्जाम क्या है। ठीक है, चलिए हमें बोला है C जो है 5 गुना प्रोडक्टिव है B का, 8x
60 days to complete a work. Okay. A, B, C together can do it in 12 days. Okay. Then B alone can complete. अच्छा, C is 5 times as productive as B. C B से 5 गुना अधिक उत्पादक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एफिशिएंसी, उसका क्षमता का बात कर रहा है। अगर मैं बोलूँ C जो है उससे 5 गुना ज़्यादा क्षमता है, मतलब उत्पादक है, प्रोडक्टिव, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर आपको एक पेज ही लिख के दूँ तो 5 पेज लिख देगा, मतलब उसका कार्य क्षमता, एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो जब भी आपको ये लैंग्वेज मिले ना कि प्रोडक्टिव है, कैन डू एज मच एज वर्क एज हिम, ऐसा ऐसा लैंग्वेज है, जब उसका कंपेरिजन हो उसके काम के हिसाब से, मतलब उसका एफिशिएंसी दिखा रहा है वो चीज़, ठीक है, उसका एफिशिएंसी का रेशियो बताने का कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि सी जो है, मैं बोलूँ बी और सी 5 टाइम्स प्रोडक्टिव है बी से, तो मैं बोला इन लोग का एफिशिएंसी का रेशियो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सी 5 गुना है बी से, सॉरी, सी 5 गुना प्रोडक्टिव है बी से, मतलब एक ही समय में बी अगर एक काम करता है ना तो सी 5 काम कर देगा, ठीक है, आप समझे होंगे। हमें बोला ए टेक्स 60 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ए को जो है 60 दिन लगता है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के ये 12 दिन लगता है। तो हमसे पूछा बी अकेला, तो एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकाल देंगे और बी सी का जो अनुपात है उसमें बांट देंगे। देखिए अब करता हूँ, समझ आएगा। 60 1 5। मैं बोला कि ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है 5 यूनिट, तो ए का कितना है 1। तो अगर मैं इससे एक को इससे निकाल दूँ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के क्षमता 5 है और ए का अकेला 1 है, तो 5 में 1 गया तो 4। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या आ रहा है कि इस डाटा के अकॉर्डिंग कि बी प्लस सी का जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो है 4, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का 5 है, तो ए को निकाल दिया इससे तो 4, मतलब बी प्लस सी का कितना बचा 4। लेकिन पहले जो क्वेश्चन बोला था उसके हिसाब से इन लोगों का कितना है, आप बोले 6, कितना है 6 है, लेकिन मेरा यहाँ पे कितना आया है 4। अच्छा, अब इसको 4 बनाना ईजी होगा या इसको 6 बनाना, तो आप बोले सर इसको ही बनाओ, क्योंकि अगर इसको चेंज किए तो फिर ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, सब चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं 4 बनाता हूँ। तो आप बोले 6 को 4 बनाने के लिए किससे गुना करोगे, तो आप बोले मैं 6 को 4 बना सकता हूँ, कैसे, तो आप बोलो 6 को 4 बनाने के लिए आप कर लो 2/3 से गुना। समझे बात को आप, किससे 2/3। देखो 3 से ये 2 बार में 2 दूनी 4, मतलब कि ये पर्टिकुलर एफिशिएंसी में भी गुना होगा 2/3, 2/3। समझे बात को। तो आप बोलो इसका एफिशिएंसी कितना, तो आप बोले 2/3, इसका कितना 10/3, ठीक है 10/3। अब हमें बोला है कि बी कितने दिन में करेगा, तो आप बताओ, काम 60 है, काम 60 है, तो डे क्या होता है, आप बोलो कि टोटल काम, कुल कार्य बटा क्षमता, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2/3, 2/3 तो ऊपर चला जाएगा, 30 या 90, कितना दिन लगेगा बी को 90 दिन, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या है 90, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। आपको समझ आया होगा, मैं बी सी अकॉर्डिंग पहले जो दिया था वो कर लिया, वहाँ से ये डाटा निकाला। मैं बोला कि इसको 4 बनाना अच्छा है या इसको 4 बनाना, मतलब इसको 6 से 4 का या इसको 4 से 6। मैं बोला इसको करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको करता हूँ तो ये चेंज करना होगा, ये चेंज सब चेंज करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको चेंज किया, बी का एफिशिएंसी 2/3, 60 काम करना है, 2/3 क्षमता से 90 दिन लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या हुआ है इसमें कि हमें दिया 5x - 3 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस पसीना रहा गर्मी से 2x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 27 4 - 3x का होल क्यूब इज इक्वल टू इतना। मैं लिख लेता हूँ कि 5x - 3 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 27 4 - 3x का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 3 - 5x 9 3 - 5x 2x प्लस 5 3 जाएगा ना, तो 3x - 4 3x - 4। चलिए आप बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है हमें, मतलब कि ये कहीं ना कहीं क्या है
कि ये ए बी सी है, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी और जीरो होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3ab होता है। इसका मतलब मुझे इसको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बनाना है। तो ये देखिए, तो ए क्यूब में है ही 5x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का होल क्यूब। अच्छा 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब। तो अब हम इस क्यूब में इसको घुसाते तो 3 इसमें जाएगा, तो आप बोलोगे 4 3 या 12 माइनस 9x क्यूब, ठीक है बराबर। अच्छा यहाँ पे 3abc चाहिए। अच्छा ए क्या है 5x माइनस 3, ठीक है, तो 2x प्लस 5, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे मुझे उल्टा है ये, ठीक है, ये 5x माइनस 3, मैं बोला ये तो है ही, ठीक है 3, अगर मैं इस 3 को निकाल, यहाँ से 3 को निकाल दूँ, सिर्फ 3 को रखो, 3 माइनस 5x इंटू 2x प्लस 5, और इस 3 को इसमें घुसा दूँ, तो आप बोलोगे कितना होगा 4 3 या 12x और माइनस 12, नहीं 3 3 या 9x ना, 9x माइनस 12, यही बचेगा ना 9x माइनस 12। अब आप बोलो ए क्या है, तो 5x माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस 5x है, मतलब उल्टा हो गया। 2x प्लस 5 तो ठीक है, और 12 माइनस 9x ना चाहिए था, यहाँ पे 9x माइनस 12, मतलब कि यहाँ पे साइन चेंज करना होगा। अगर मैं बोलूँ इससे भी माइनस कॉमन ले लो इसमें, ठीक है, तो ये क्या होगा, आप बोलो 5x माइनस 3, अच्छा 2x प्लस 5, और इससे भी माइनस कॉमन लो, तो ये 12 माइनस 9x होगा, और इसका माइनस कॉमन, इसका माइनस कॉमन, माइनस माइनस इंटू हो गया प्लस हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। तो ये इक्वल टू ये आ गया, मतलब कि अब मैं सेटिस्फाई कर चुका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या है 3abc, मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 है। इसका मतलब a प्लस सी, ए 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 12 माइनस 9x क्या है 0 है। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लोगे तो हाँ 5 2 7 माइनस 2x बराबर 12 5 17 में 3 क्या माइनस 14, ये कट जाएगा x 7। हमसे पूछा क्या है कि अब बताओ 2x प्लस 1, अच्छा मैं सही किया तो 5x 2 7x माइनस 2x, 5 में 3 या 2 12 14 14 होता, ठीक है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ बोर्ड पे तो उतना समझ नहीं आता। अब हमें पूछा था 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो x कितना है 7, 2 गुने 7 14 1 15, ठीक है, सवाल का उत्तर क्या 15, ठीक है। मैं इसको उस फॉर्मूला पे सजा लिया जस्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर 39, ठीक है, इसमें एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, एक सॉलिड क्यूब को 3 क्यूबॉइड में काटा गया है जो कि सेम वॉल्यूम है। एक सॉलिड क्यूब को 3 क्यूबॉइड में काटा गया है सेम वॉल्यूम का। तो आप बताओ कि जो सॉलिड क्यूब है उसका सरफेस एरिया से जो भी कोई भी दो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। तो आप करिए ट्राई खुद से एक बार, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो मैं करता हूँ कि एक सॉलिड क्यूब है, उसको 3 क्यूबॉइड में काटा गया है, ठीक है। एक सॉलिड क्यूब है, मैं बोला ये सॉलिड क्यूब है, इसको 3 क्यूबॉइड में काटा गया है, ठीक है। मैं बोला कैसे भी कट कर लेता हूँ, मैं ऐसे किया, एक मतलब 2 कट लगाया तो 3 क्यूबॉइड हो गया, 1 2 3, ठीक है। अच्छा इस सॉलिड क्यूब का कुछ वेंथ दिया मुझे नहीं दिया है, बस रेशियो पूछा है हमसे। तो आप बताओ अगर मैं इसको 3 मानता हूँ तो आसान होगा, तब ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो मतलब इस क्यूब का सरफेस एरिया कितना, तो आप बोलोगे 6a² इस टू कोई भी 2 क्यूबाइड का सरफेस एरिया, मतलब क्यूबाइड का क्या होता है कि ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा 2 क्यूबाइड तो ये तो होता ही है, तो इंटू 2, ठीक है, आप बात को समझे होंगे। अब हमें बोला है कि इस क्यूब का कोई भी 2 क्यूबॉइड से, इस घन का कोई भी 2 घनाभ से, ठीक है, तीनों घनाभ नहीं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करेंगे, वो तीनों घनाभ अलग अलग, हमें बोला जो कोई भी 2 ही घनाभ का लेना है, 3 मत लो, तीनों नहीं लेना है। तो आप बोले कि इसका लेंथ 1, अच्छा ये तो 3 ही है और हाइट भी 3 ही है, ठीक है। तो मैं क्या कर लिया कि 6a कितना है क्यूब का 3 3 का स्क्वायर 9 इस टू, अच्छा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, मतलब 4 ब्रैकेट में LB तो 3 प्लस BH, ठीक है, BH 3 तिया 9 प्लस HL प्लस 3, तो आप बोलोगे 6 × 9
4 इंटू 9 3 12 3 15, ठीक है। अच्छा 15 चौक 60 होगा, ठीक है। और ये 6 इसको 10 बार में काट देगा, तो 9:10 इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिए क्वेश्चन में बोला है सिर्फ 2 ही कीवर्ड लेना है, यहाँ 3 कीवर्ड बना है, लेकिन तीनों का नहीं पूछा हमको, सिर्फ 2 ही का पूछा है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, तो ऑप्शन क्या है इसका उत्तर? सी। चलिए आज के हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हेक्सागन का, ठीक है। आजकल ये हेक्सागन CGL में पूछा ही जा रहा है, तो आप हेक्सागन को अच्छे से पढ़ लें एक बार, इंपॉर्टेंट है। ये पॉलीगन में आता है मेंसुरेशन का, ठीक है। इसमें बोला ABCDEF का रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर मतलब क्या होता है कि एकदम सेम सब तरफ से, तो बोला हेक्सागन मतलब 6 साइड, हेक्सागन मतलब 6 साइड, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये हेक्सागन है समझे, ठीक है। मैं बोला ये हेक्सागन है, ABCDEF ABCDEF। कोई भी पॉलीगन का फिगरिंग का नंबर तो आता है आपको, एक सीक्वेंस से चलना होता है ABCDEF। हमें पूछा है ADB बताओ, ADB बताओ, ADB मतलब कि ये एंगल बताओ, ठीक है, ये एंगल बताओ। तो आप बता सकते हो, तो हाँ कि मैं बोला कि इसका जो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच आंतरिक कोण कितना होगा, ये आंतरिक कोण जो ये ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो आप बोलो इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो n-2 इंटू 180 बाई n। ये ईच इंटीरियर एंगल होता है, तो मैं बोला n कितना साइड है इसमें, अब बोला 6 में 2 गया 4 इंटू 180 बटा n 6 30, मतलब 120। ये सब एंगल 120 का है, आप समझ लो, ये सब एंगल 120। और ऐसे आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हेक्सागन में सब 120 का ही बनता है, ठीक है। तो चलिए 120 है, इसका मतलब क्या है कि ये भी तो पूरा 120 था, समझिए बात को, ये पूरा भी 120 था। अच्छा ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ये सीधा लाइन गया, मतलब इसको 2 भाग में बांटते हुए गया, तो ये 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। आपको समझ आएगा आई होप। चलिए अब मैं बोलता हूँ कि ये 60 है और मुझे चाहिए ये एंगल, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा, मैं बोला अगर इसको मैं एक सीधा लाइन खींच लूँ इधर, तो आप बोले इसको सीधा, ये कितना होगा 90 होगा, ये कितना होगा 90 होगा, ठीक है। अच्छा ये 90 60 है, तो ये कितना, तो आप बोलोगे 30, कितना 30 ही है ना, 30। अब आप बताओ कि पूरा कितना होता है, ये पूरा तो 120, मतलब ये कितना बचा अभी 90, मतलब ये भी 90 है, ये हमसे सिर्फ इतना का ही पूछा है। तो अब ये कैसा ट्राइंगल है, आप बोलोगे जब ऐसे करता है ना, तो ये अगर 120 है, ये 120 है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये भी 30 और ये भी 30, समझे बात को आप। अब ये 30 है, ये भी 30 है, अच्छा ये 90 था, मतलब ये 60 है, तो ये 90 ये 60, तो ये बचा 30। या इसे भी कर सकते थे, ये अगर हम नहीं करते लाइन ड्रॉ, तो 120 था, ये 30 ये 30, तो ये एंगल जो होता है ये पूरा 120 होता है, ठीक है। और ये 90 होगा और ये 30 ही होगा, क्योंकि सेम आइडेंटिकल फिगर ऐसे हम काट ले तो ये बचता है 30, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर यह है 30, जो कि ऑप्शन बी है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा ये फ्री प्रैक्टिस बैच, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं शायद, आप शेयर करिए इस चीज़ को, क्योंकि हमें जो इतना हम मेहनत कर रहे हैं, हमको इसका मतलब कि हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप कुछ करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज हमारा 22 डेज़ था, हम लोग फाइनली कल जैसे मैं बोला था कि 21 डे का बैरियर को मैं क्रॉस कर दिया, 21 दिन हैबिट बनने के लिए चाहिए होता वो हो गया। तो अभी इसी सीक्वेंस में आप पढ़ते रहे, टेलीग्राम पे जुड़े, टेलीग्राम पे PDF कोई भी एग्ज़ाम का फास्टेस्ट अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है। आप डिसेंटली पढ़ाई कीजिए, और जो भी क्वेश्चन का अप्रोच मैं सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस बैच का ही लोग मतलब बैच ले आते हैं अपने इंस्टीट्यूट पे, तो ये मैं फ्री में करवा रहा हूँ आपको। हालांकि ये सब जैसे कि मुझे उतना ऑनलाइन आदत नहीं है बोलने का, तो मतलब ऑफलाइन ही पढ़ाया मैं कितने दिन, तो ये ऑनलाइन पहली बार आया हूँ, तो लग रहा है अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं जैसे कि पढ़ाने का तरीका मैं चिल होकर ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप समझते हो कि इतना मतलब ढीला, तो ये नहीं है, पढ़ाई को आराम से ही किया जाता है। ऐसे मैं सीरियस किस्म का हूँ, ज़्यादा बातें मतलब नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाई को है, पढ़ाई के समय चिल रहता हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई को लेके आप कभी अपने दोस्तों के बीच या कहीं भी कंपैरिजन मत करें, कोई किसी से कम ज़्यादा हो ही सकता है, लेकिन आप उसको कंपेयर करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं कि वो मुझसे कम है, वो ये है, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई में कोई भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपको कहीं चढ़ने में कुछ समय लगा, लेकिन किसी को और कुछ समय लगा, ठीक है, चढ़ा तो वो भी,
टाइम का अंतर है, ठीक है। सक्सेस सबके पास आएगा, बस आप मेहनत को करते रहिए, ठीक है। और दोस्तों में ये मत सोचिए कि वो मुझसे ज़्यादा, वो मुझसे कम, और इन सब बातों को नेगलेक्ट करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मिलेंगे कल क्लास 23 में इसी प्रैक्टिस बैच में। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब करिए। नीचे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रहा है, उसमें आप क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट को शेयर भी कीजिए और देखिए, ठीक है, वापस अगर आपको नहीं देखे। यहाँ मेरा फोटो है, उस पर क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।